अनोखे जो कहते हैं कि हर क्राइम के पीछे जन जर और जमीन का हाथ होता है, लेकिन क्या कोई इतना संगदिल हो सकता है कि जन और जर के लिए अपनी माँ का ही कातिल बन जाए? कहानी सुनकर ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन यकीन नहीं होगा कि कोई बेटा ऐसा भी कर सकता है। रिश्तों को तार तार करती आज की इस कहानी का ताल्लुक है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से। अलीगढ़ के सरोज नगर की कॉलोनी में मशहूर ज्वेलर्स कुलदीप वर्मा अपनी पत्नी कंचन वर्मा के साथ रहते थे। उनका ये मकान एटा चुंगी चौराहे से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। कुलदीप वर्मा 19 फरवरी 2021 की सुबह रोजाना की तरह नौरंगाबाद स्थित अपने शोरूम पर चले गए। उनके जाने के बाद कंचन वर्मा घर के कामों में मसरूफ हो गईं। दोपहर करीब 1:30 बजे कंचन वर्मा ने अपने छोटे दामाद पुनीत को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फ़ोन किया। उन्होंने करीब 7 मिनट बात की। उसके बाद ये कहते हुए मोबाइल रख दिया कि दरवाजे पर कोई आया है। उसी दिन करीब शाम के 4:45 बजे कुलदीप वर्मा की बहन अनीता भाभी कंचन वर्मा से मिलने उनके घर पहुंची। अनीता ने दरवाजे पर लगी कॉल बेल बजाई, लेकिन कई बार घंटी बजाने के बाद भी जब अंदर से कोई हलचल या आवाज़ नहीं आई तो उसने दरवाजे को धक्का दिया। धक्का देते ही दरवाज़ा खुलता चला गया, यानी कि दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। उसे हैरानी हुई कि आज भाभी ने दरवाज़ा लॉक क्यों नहीं किया। वो कंचन को आवाज़ लगाती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। जब वो बेडरूम में पहुंची तो हैरान रह गई। देखा बेडरूम का सारा सामान बिखरा पड़ा है और ज़मीन पर पड़ी हुई टूटी हुई कंचन की चूड़ियाँ किसी गड़बड़ की तरफ इशारा कर रही थी। उसने तुरंत अपने भाई कुलदीप वर्मा को फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दी और बगल में ही रहने वाली अपनी दूसरी भाभी को भी फ़ोन करके घर पर बुला लिया। थोड़ी देर बाद कुलदीप वर्मा अपने घर पहुंच गए। उन्होंने घर में कंचन की तलाश शुरू की। तभी उनकी नज़र बाथरूम पर पड़ी। उन्होंने देखा बाथरूम की कुंडी बाहर से लगी हुई है। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो कंचन बाथरूम के फर्श पर पड़ी हुई थी। उन्हें गैस की बू महसूस हुई। उन्होंने देखा कि गीज़र के गैस की पाइप कटी हुई है। उन्होंने उसे फ़ौरन बंद किया और तुरंत कंचन वर्मा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने जांच के बाद कंचन वर्मा को मुर्दा करार दिया। इसी बीच किसी ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी छोटेलाल पुलिस टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। दिन दहाड़े हुई कत्ल और लूट की इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। घनी आबादी वाले इलाके में हत्या और लूट की घटना पर लोग आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। चूंकि कुलदीप वर्मा मशहूर कारोबारी थे, इसलिए इस घटना की जानकारी होती ही व्यापार मंडल के बड़े बड़े व्यापारी भी मौके वारदात पर पहुंच गए। मामला गंभीर होते देखकर इंस्पेक्टर ने इस घटना की जानकारी आला अफसरों को भी दे दी। आनन फानन में अलीगढ़ के एसएसपी मुनिराज जी, एसपी कुलदीप सिंह और क्राइम ब्रांच के एसपी डॉक्टर अरविंद कुमार तथा अन्य उच्च अधिकारी भी जय हादसा पर पहुंच गए। एसएसपी ने फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीमों को भी मौके पर बुला लिया था। उच्च अधिकारियों ने बारीकी से मौके वारदात का मुआयना किया। ये तो तय था कि हत्या लूट के इरादे से की गई थी, क्योंकि लुटेरे मेन तिजोरी तोड़कर उसमें रखे हीरे, सोने व चांदी के गहने लूट ले गए थे, जिसकी मालियत करीब 1 करोड़ से अधिक थी। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि हत्यारा जो भी था घर में फ्रेंडली एंटर हुआ था, क्योंकि घर में ज़बरदस्ती घुसने के कोई आसार नहीं थे। यानी हत्यारा जान पहचान वाला ही था, जिसके लिए कंचन वर्मा ने खुद दरवाज़ा खोला था। घर वालों ने पुलिस को बताया कि कंचन वर्मा सिर्फ जानने वालों के लिए ही दरवाज़ा खोलती थी, जिसमें नौकरानी, दूध वाला, बेटा बेटी और ख़ास रिश्तेदार शामिल थे। पुलिस को शक था कि हत्या और लूट को अंजाम देने वाला कोई करीबी ही है। घर में एक पालतू कुत्ता भी था, जो घर की पहली मंजिल के कमरे में बंद मिला। पड़ोसियों में से किसी ने भी उस दिन कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नहीं सुनी थी। अगर लुटेरे अनजान होते तो कुत्ता ज़रूर भौंकता, यानी लुटेरा जो भी था कुत्ता उसे अच्छे से पहचानता था। खैर, पुलिस ने अच्छे से छानबीन करने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और कुलदीप वर्मा की शिकायत पर नामालूम हत्यारे के खिलाफ धारा 302, 394 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। कहानी को अच्छे से समझने के लिए आइए पहले थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कुलदीप वर्मा की फैमिली पर। कुलदीप वर्मा मूल रूप से महेंद्र नगर के रहने वाले थे।
कुलदीप 5 भाइयों में दूसरे नंबर के हैं। सबसे बड़े भाई की मौत हो चुकी है और सबसे छोटे हैं महेंद्र। पिता ज्ञानचंद्र की ज्वेलरी की दुकान थी। इनकी ज्वेलरी का काम खानदानी है। चारों भाई सन 2012 में नई बनी कॉलोनी सरोज नगर में अपने अपने मकान बनवा कर रहने लगे थे। चारों का अपना अपना सर्राफा का कारोबार है, जिसमें कुलदीप का कारोबार सबसे अच्छा चल रहा था। कुलदीप वर्मा की 2 बेटियां हैं, पायल व काजल। दोनों बेटियों की शहर में ही अलग अलग इलाकों में शादियां हो गई हैं। बेटियों के अलावा उनका इकलौता बेटा योगेश उर्फ राजा है। राजा ने करीब 6 महीने पहले शहर के ही कपड़ा व्यापारी की शादीशुदा बेटी से लव मैरिज की थी। चूंकि लड़की दूसरी बरादरी की थी और उम्र में राजा से बड़ी भी, इसलिए इस शादी से घर वाले नाराज थे। दोनों बहनों को भी ये शादी मंजूर नहीं थी। राजा अपनी पत्नी के साथ जीवीएम मॉल के सामने किराए के मकान में रहता था। वारदात की जानकारी मिलने पर वो भी घर आया हुआ था। चूँकि ये मामला इलाके के मशहूर ज्वेलर्स का था, इसलिए जानकारी मिलने पर कोल क्षेत्र के विधायक अनिल पराशर, इगलास क्षेत्र के भाजपा विधायक राजकुमार भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दिन भर सियासी लोगों की आवाजाही लगी रही। हत्या और लूट के विरोध में गुस्साए सर्राफा कारोबारियों ने अपनी दुकानें भी बंद रखी। साथ ही सर्राफा कारोबारियों ने एसएसपी व एसपी से मिलकर इस वारदात के जल्द खुलासे की मांग की। आईजी पीयूष मोडिया भी मौके वारदात पर पहुंचे। उन्होंने आला अफसरों से बातचीत की और इस मामले के जल्द खुलासे के आदेश दिए। साथ ही पीड़ित परिवार के सदस्यों से भी मिले। इस वारदात का जल्द से जल्द पर्दाफाश करने के लिए एसएसपी मुनिराज जी ने एसपी कुलदीप सिंह, क्राइम ब्रांच एसपी डॉक्टर अरविंद के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया। इसी बीच कंचन वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट से पता चला कि कंचन वर्मा की मौत गला घोटने की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम के बाद कंचन वर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शव को मुख अग्नि इकलौते बेटे योगेश ने दी। हैरानी वाली बात यह थी कि कुलदीप वर्मा के साथ लूट की ये तीसरी वारदात थी। 2017 में भी कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े कुलदीप की दुकान को निशाना बनाकर फायरिंग कर गहने लूट लिए थे। फायरिंग में कुलदीप को गोली भी लगी थी। हालांकि कुछ दिनों बाद उस वारदात का मुख्य आरोपी बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक मुठभेड़ में मारा गया था और उसके साथी भी पकड़े गए थे। खास बात यह थी कि तब बुलंदशहर के एसएसपी मुनिराज ही जी थे। खैर, पुलिस ने इस हत्याकांड के खुलासे के लिए सिलसिलेवार जांच शुरू की। पुलिस के सामने 5 मेन पॉइंट थे, जिनको आधार बनाकर वो जांच कर रही थी। जैसा कि कंचन के घर वालों ने पुलिस को बताया था कि दिन भर घर में ही रहने वाली कंचन अपने जानने वालों के लिए ही दरवाज़ा खोलती थी। दोपहर 12 से 1 के बीच जब काम वाली आ जाती थी, उसके बाद कंचन वर्मा नहाने के लिए बाथरूम जाती थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि कंचन जब बाथरूम गई, उसी समय लूट की वारदात को अंजाम दिया गया होगा। पुलिस के शक की सुई नौकरानी अंजू की तरफ भी घूमी। पुलिस ने उसका मोबाइल कब्जे में ले लिया। अंजू पर शक करने की वजह थी उसका पति, जो कि एक लुटेरा था और गैंगस्टर केस में जेल में बंद था। अंजू घटना से 20 दिन पहले ही कंचन के घर काम करने आई थी। हालांकि 2 साल पहले वो कुलदीप के घर काम कर चुकी थी, लेकिन 1 साल पहले वो काम छोड़कर चली गई थी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही थी। उसने लगभग 50 सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले। इसी जांच में पुलिस को कुलदीप वर्मा के घर वाली गली में लगे सीसीटीवी फुटेज में नीले सूट में ईयरफोन लगाए घूमती एक महिला दिखी, जिसने बाइक सवार 2 लोगों को एक बैग पकड़ाया था। बाइक सवार के जाने के बाद वो भी पैदल वहां से चली गई। अब पुलिस उस महिला और बाइक वालों की शिनाख्त में जुट गई। फुटेज साफ न होने की वजह से उनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था। पुलिस अब भी खाली हाथ थी। पुलिस के लिए ये केस चुनौती बन गया था। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में ये घटना सुर्खियों में थी, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस के आला अफसर भी इस मामले पर नज़र रखे हुए थे। और फिर इसी बीच 20 फरवरी 2021 की शाम 7 बजे पुलिस को राजा के मोबाइल पर एक कॉल मिलती है और वही कॉल पुलिस को कातिल तक पहुंचाती है। उस कॉल को ट्रैक किया गया तो पुलिस का माथा ठनका। कॉल पे योगेश अपनी पत्नी से कह रहा था कि सब ठीक चल रहा है, पुलिस दूसरी दिशा में काम कर रही है,
तुम अब अपना इलाज अच्छे से कराना। पुलिस शक की बिना पर योगेश को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस पूछताछ में योगेश ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं अलग रहता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ। जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो फुटेज देखते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। पुलिस ने जब उससे ये सवाल पूछा कि वारदात वाले दिन वो क्या कर रहा था, कहाँ था, घटना के दिन 1 बजे तक की गतिविधियों को तो उसने सही बताया, लेकिन 1 बजे के बाद वो कहाँ था इसका उसके पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। पुलिस ने जब उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया तो उस दिन यानी कि वारदात वाले दिन योगेश के मोबाइल की लोकेशन दोपहर 1:30 बजे मौका वारदात वाली जगह पर ही थी। वहां से वो किराए वाले घर तक गया और फिर पिता के कॉल करने पर वहां से वापस घर आया। पुलिस ने जब अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो योगेश तोते की तरह बोलने लगा। उसने खुद ही इस वारदात में अपनी पत्नी, दोस्त और दोस्त की गर्लफ्रेंड के शामिल होने की बात कबूल की। पुलिस ने उसी रात ताबड़तोड़ दबिश देनी शुरू कर दी। पुलिस ने इस वारदात में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट का माल भी बरामद कर लिया था, जिनमें लगभग 1 करोड़ रुपये की कीमत के हीरे, सोने व चांदी के जेवरात थे। साथ में 1 लाख नकदी, 2 बाइक वगैरह भी बरामद किया गया। कातिल तो पकड़े गए, लेकिन सवाल अब भी रह जाता है कि आखिर एक बेटे ने अपनी ही मां का कत्ल क्यों किया। दरअसल वारदात वाले दिन से ठीक 6 महीने पहले की बात है। गारमेंट्स की दुकान चलाने वाली सोनम से योगेश के कपड़े खरीदते समय नज़दीकियां हो गई थी। योगेश को पता चलता है कि सोनम शादीशुदा है। उसका पति विहान अरोड़ा रेलवे रोड पर गारमेंट्स की दुकान चलाता था। सोनम ने योगेश को बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, उसकी अपने पति से नहीं बनती। इसके बाद दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों में इस कदर नज़दीकियां बढ़ गई कि योगेश उसका खर्चा भी उठाने लगा। इसके बाद सोनम ने अपने पति से पूरी तरह दूरी बना ली। योगेश ने उसे रामघाट रोड पर मॉल के सामने किराए पर मकान दिलवा दिया और सोनम से कोर्ट में शादी कर ली। दोस्तों के ज़रिए जब ये बात योगेश के पेरेंट्स को पता चली तो वो इस पर नाराज़ हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें वो शादीशुदा औरत ही मिली थी, हम तुम्हारे किसी अच्छे ख़ानदान में अच्छी लड़की से शादी कराते। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा तो तुम हमारे साथ भी नहीं रह पाओगे। योगेश सोनम को छोड़ने को तैयार नहीं था। इस वजह से कुलदीप ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद योगेश का हाथ तंग रहने लगा। हालांकि बीच बीच में वो घर जाकर कंचन से लड़ झगड़ कर पैसे ले आता था। योगेश का हाथ तंग होने पर उसके पुराने दोस्त यार उससे हाथ खींचने लगे, जबकि साथ में जिम करने वाला दोस्त तनुज चौधरी, जो कि एक बड़े कारोबारी का बेटा था, उसने योगेश की आर्थिक मदद की। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। फिर तनुज ने अपनी गर्लफ्रेंड रीनी से शादी करनी चाहिए तो उसे पैसों की ज़रूरत पड़ गई। ये बात उसने योगेश को बताई। सोनम तथा रीनी ने योगेश को सुझाव दिया कि वो अपने घर से जेवरात ले आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो लड़ झगड़ कर पैसे ले आता है वैसे ही जेवरात ले आए, इससे एक बार में ही काम बन जाएगा। वारदात से 10 दिन पहले योगेश अपने दोस्त तनुज के साथ मां से मिलने घर पहुंचा। उस दिन उसने मां से झगड़ा किया और बोला कि उसे पैसों की ज़रूरत है, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। मगर कंचन ने साफ कह दिया कि वो किसी शादीशुदा महिला को अपनी बहू नहीं मानती है। उसके बाद योगेश वहां से चला आया। उसके बाद उसने योजना बनाई और 19 फरवरी 2021 को पहले सोनम को डॉक्टर के पास छोड़ा। उसके बाद दोपहर में बाइक से अपनी मां के घर पहुंचा। पहले से तयशुदा प्लानिंग के तहत रीनी और तनुज भी बाइक से वहां पहुंच गए थे। कॉल बेल बजाने पर मां ने बेटे को देखकर दरवाज़ा खोल दिया। योगेश और तनुज अंदर दाखिल हुए। योगेश ने मां से जेवरात और पैसे की मांग की। मां ने विरोध करना शुरू कर दिया। योगेश तिजोरी वाले कमरे में चला गया और तनुज उसकी मां कंचन से उलझता रहा। जब कंचन ने शोर मचाना शुरू किया तो योगेश ने तनुज को इशारा किया कि वो मां को मार दे। तनुज ने साड़ी से कंचन का गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश को बाथरूम में बंद कर पुलिस को भटकाने के लिए गैस पाइप काट दी। हत्या व लूटपाट करने के बाद राजा व तनुज अपनी अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल गए, जबकि रीनी गली से निकलकर ऑटो में बैठकर अपने घर चली गई।
पुलिस जांच में सोनम को लेकर एक और बात सामने आई। सोनम दरअसल बुलंदशहर की निवासी है। काफी समय पहले वो अपनी मां के साथ ननिहाल में आकर रहने लगी थी। योगेश से पहले उसने 3 शादी और की थी। जिस समय ये वारदात हुई, सोनम 3 माह की प्रेग्नेंट थी। खैर, मर्डर व लूट के चारों आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। सबूत के तौर पर पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 करोड़ से अधिक माल वगैरह की शिनाख्त कराई और सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट, बाल, मोबाइल पर वॉइस रिकॉर्ड वगैरह के साथ 300 पेज की चार्जशीट मई 2021 में अदालत में पेश की। चार्जशीट में पुलिस की ओर से 9 गवाह बनाए गए, जिनमें से 5 कुलदीप वर्मा के परिवार के सदस्य थे। हालांकि वो बाद में गवाही से मुकर गए। वे पुलिस की कहानी के साथ खड़े नहीं हुए। पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे, जिसे उसने अदालत में रखा, मगर गवाहों की गवाही न देने की वजह से अदालत ने 27 फरवरी 2023 को चारों आरोपियों को बरी कर दिया। मगर अब इस मामले में हाई कोर्ट में अपील की तैयारी की जा रही है। अब अदालत इस पर क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मां को मुख अग्नि देने वाला बेटा ही अपनी मां का कातिल है। जिस मां ने 9 महीने अपनी कोख में पाला और फिर 24 साल पाल पोस कर बड़ा किया, वही बेटा प्यार और पैसों की खातिर मां के खून का प्यासा बन गया। उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे बेटे के नाम पर कलंक लग गया। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।